नमस्कार, मैं मदन ठाकुर और सर्वप्रथम मैं आप यहाँ आए सभी पत्रकार भाई एवं बहनों का हार्दिक अभिनंदन और उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा जो इस न्यूज़ को, आपके द्वारा जो इन शब्दों को आगे आप अखबारों में और प्रिंट मीडिया द्वारा आप या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा आप लोगों तक लेके जाएंगे, शायद हमारे समाज में कहीं ना कहीं जागृति आएगी। ये कार्य कर रहा है देवभूमि स्वर्ण संगठन हिमाचल प्रदेश, और जिन्होंने डिमांड रखी है प्रदेश सरकार और राज्य सरकार से कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू हो, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, अमीरों को नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, परंतु साथ में हमारे बैठे जो गरीब है, किसी भी वर्ग से है, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग से है या किसी भी वर्ग के हैं, उन लोगों को आज तक भी लाभ नहीं मिल पाता। दूसरा, समानता का अधिकार। आज तक देखा गया कि जिस तरह से हमें संविधान में कहा गया है कि समानता, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है, परंतु वो जमीनी स्तर पे कहीं भी समानता दिखाई नहीं देती। यहाँ पे बड़े लोगों के लिए अलग कानून है, छोटे लोगों के लिए अलग कानून है, अलग जाति के लिए अलग कानून है। तो हमारा मानना है कि हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार से निवेदन करें और आपके द्वारा उस आवाज़ को मजबूत तरीके से उठाएं कि देश में एक कानून समानता का व्यवस्था होनी चाहिए, एक कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमने किसानों के बात की। किसानों के लिए हमने रखा है कि 3,000 रुपया प्रोत्साहन राशि उसको दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे किसान का आज तक किसी भी पार्टी ने भला नहीं किया है। बहुत सारे राजनीतिक दल आए जिन्होंने किसानी के ऊपर उन्होंने घोषणाएं की और किसानों के नाम पे उन्होंने राजनीतिक दल बनाए, परंतु आज भी हमारे किसान दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। किसान के खेती बाड़ी छोड़ के बाहर दूसरे देशों में विस्थापित हो रहे हैं और बहुत सारे किसान अपना आत्मदाह कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एक रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली चीज है, और भारत देश को कहा ही किसान का देश है, और जहां पे किसान सबसे सर्वप्रथम व्यक्ति माना जाता था, वहां पे आज के टाइम में हमारे किसान खेतीबाड़ी छोड़ के अन्य जगह विस्थापित हो रहे हैं। तो हमारा मानना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पे विचार और मंथन करे, क्योंकि आने वाले समय में आंदोलन के बाद बहुत सारी चीजें होने वाली होगी यदि सरकारें इन चीजों पे नहीं करती। क्योंकि आपने देखा होगा कि ओपीएस के लिए सरकार निरंतर वो लड़ाई, अभी जो साथ में इलेक्शन हुए, आपने देखा कि ओपीएस के नाम पे इलेक्शन जीते गए, राजनीतिक दल पार्टियों में आना चाहिए। हमें उन पार्टियों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि उस व्यक्ति को आप भोजन देने की बात कर रहे हैं जिसका पेट पहले से भरा था, परंतु किसी भी राजनीतिक दल ने एक बात नहीं की कि आप किसानों के ऊपर में कोई मुद्दा बने, बेरोजगारों के ऊपर मुद्दा बने, रोजगार के ऊपर कोई मुद्दा बने, महंगाई के ऊपर मुद्दा बने। किसी ने कोई बात नहीं की, सिर्फ उन लोगों के ऊपर बात की जिनके पेट पहले से भरे थे। तो ये विडंबना है भारत देश की हमारे कि यहाँ पे राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह की घोषणाएं लाते हैं, परंतु जो गरीब लोग हैं उन लोगों का उत्थान ना कभी हुआ और ना ही कभी आने वाला। अगर यही समय रहेगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए देवभूमि स्वर्ण संगठन इस लड़ाई को आगे लड़ रहा है। हमने आरक्षण के नाम पे भी हमने बात की है कि आरक्षण जो गरीबों को मिलना चाहिए। दूसरा, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिलनी चाहिए। वो सर्वप्रथम डॉक्टर, अध्यापक, प्रशासनिक सेवा और इंजीनियर, ये 4 पद ऐसे हैं जिसमें हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे जाति के वर्ग के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु उनकी आदत बना दी जाती है कि नहीं आप बच्चों आपने इतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार आरक्षण देके तुम्हें जॉब आपको मिल जाएगी। परंतु दूसरी ओर जो अन्य व्यक्ति है जो 90% अंक लेने के बावजूद भी हमारे लोग बाहर विस्थापित हो रहे हैं। हाल ही है कि अभी बहुत बड़ा, जब कोविड महामारी आई, आपने एक उदाहरण के तौर पे देखा होगा कि दिल्ली एम्स हमारा जो है भारत का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेडिकल लाइन पे, परंतु वहां पे एक भी दवाई पे शोध ना कर एक प्राइवेट कंपनी वाला उस दवाई का निर्माण करता है, दवाई बना के पूरे भारत के लोगों को राहत देता है। क्योंकि वहां पे वो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 80-90% के जो लोग हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं। दूसरी ओर मैं उन लोगों को भी बुरा नहीं कह रहा हूं, परंतु व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ 70 साल से यदि सरकारें आरक्षण का लाभ दे रही है और वो जमीनी स्तर पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है और इस आंदोलन, पैदल यात्रा आंदोलन के माध्यम से मेरा सरकार को
एक आग्रह है कि वो कृपया करके इन सारी चीजों पे मंथन करें। यदि किसी गरीब को वो योजना नहीं मिल पा रही तो उन्हें उस योजना में उसको सही तरीके से लागू करने के लिए बात करनी चाहिए। परंतु ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा देश जिस प्रकार से अब परिस्थिति बनती जा रही है दिन प्रतिदिन, हम जा तो 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और हम कहते हैं कि हम भारत को सबसे बड़ी कंट्री और सबसे टॉप पे लेके जाना चाहते हैं, परंतु जहां पे आरक्षण नुमा राक्षस पूरे देश को अपनी बाहों में समेट रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि देश वहां पे आगे तरक्की कर पाएगा। हमारा देश पूरा घड़े नुमा बन जाएगा कि बाहर से कोई कंकड़ भी मारेगा तो हमारा देश बिल्कुल तितर बितर हो जाएगा, जिसके लिए मेरा आप सभी लोगों के साथ बैठ के आज इस आवाज को बुलंद करना है कि कल हम लोग हिमाचल प्रदेश से धर्मशाला से एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि पूरी तरह से रात्रि मशाल पैदल यात्रा होगी। हम लोग पूरी रात इस यात्रा में चलेंगे। ये यात्रा आपके धर्मशाला जोरावर सिंह ग्राउंड से शुरू होगी, विधानसभा परिसर से के पास होते हुए कांगड़ा होते हुए देरा, और इसी तरह से ये 1 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर तक हम पहुंचेंगे। उसके बाद जंतर मंतर पे हम महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और संबंधित मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों को हम लोग सभी ज्ञापन देंगे। उसके बाद इस यात्रा को वापस शिमला हम लोग पूर्ण रूप देंगे, और इस यात्रा को वहां पे पूर्ण रूप देने के बाद हमने तय किया है संगठन ने कि ये यात्रा उसके बाद प्रत्येक 68 विधानसभा के विधायकों, जितने भी हमारे विधानसभा विधायक हैं, उन सभी के घर उस यात्रा को लेके जाया जाएगा, ताकि हम लोग उन सभी विधायकों से बात करें कि क्यों आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं करते, क्यों आप योग्यता के आधार पर बात नहीं करते, क्यों आप समानता की बात नहीं करते, क्यों आप किसानों के अधिकारों की बात नहीं करते। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे है कि ये यात्रा यहीं पे, ये आंदोलन तो अभी शुरुआत है। आप लोगों के माध्यम से हम लोग एक छोटा सा कार्य शुरू करने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि हमारा समाज, हमारा हर वर्ग के लोग, दूसरा बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि आप लोग स्वर्ण के नाम पे आप लोग सिर्फ अपने वर्ग की बात कर रहे हैं। देवभूमि स्वर्ण संगठन एक प्लेटफॉर्म है इस कार्य को करने के लिए, परंतु हम लोग हर वर्ग की बात कर रहे हैं। हमारे लिए ब्राह्मण भी इतना ही सर्वप्रिय है जितना हमारे लिए शूद्र होगा, दलित भी इतना ही हमारे लिए प्रिय है जितना हमारे लिए क्षत्रिय होगा। तो इसमें कहीं भी जात पात की कोई भी गुंजाइश हमने रखी नहीं है। और हमने कल ये कहा है, कल हमारी जो टीम है, जो हम लोग ज्वाला जी से जोत लेके हम लोग इस मशाल को प्रज्वलित करेंगे, और हमने ये निर्णय लिया है कि वहां पे हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के मेरी माताएं बहनें वहां पे आएंगी, वो अपने घर से खाना लाए, और हम लोग वहां पे उनके हाथों से खाना खा के इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, ताकि आने वाले समय में कोई व्यक्ति हम लोगों को ये ना कहे कि आप किसी एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग हर वर्ग की बात कर रहे हैं, हम लोग हर वर्ग के गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, हम लोग हर वर्ग के किसानों की बात कर रहे हैं, हम लोग हर वर्ग के युवा पढ़े लिखे जो अभी तक बेरोजगार हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी के माध्यम से निवेदन है कि आपकी आवाज जो लोग जहां तहां पे भी सुन रहे हों, कृपया करके कल आप सभी लोग जोरावर से ग्राउंड में धर्मशाला नजदीक तपोवन में आप सभी लोग आइए, और 6-6:30 बजे हमारी यात्रा वहां से शुरू होगी। और उस यात्रा की से आपके आने से हमारी हौसला अफजाई, और साथ में पूरे भारत के लोग इसमें एकत्रित होने वाले हैं। 8 राज्य के लोग, हम लोग दिल्ली भी एकत्रित होंगे, और हम लोग इस आंदोलन को पूरा भारत के हर राज्य के लोग वहां पे आएं, हर राज्य के गरीब वहां पे आएं। तो ऐसी हमारी इच्छा है, और इस इच्छा को मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, मेरे पत्रकार भाई, उसको पूर्ण करने में हमारा पूर्ण सहयोग दें। धन्यवाद। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की थी आपने, वादा भी किया गया, आपको क्या स्टेटस है और क्या मांग रखते हैं अभी? देखिए, हमने जो मौजूदा नई सरकार है, अभी मिलने के लिए हमने लिखा है उनके लिए, और सरकार का बहुत बिजी शेड्यूल होने की वजह से अभी प्रॉपरली हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। परंतु मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि पिछली सरकार ने ऑर्डर पास कर दिए थे, उन्होंने प्रॉपर उसे लागू नहीं किया। परंतु हम इस सरकार से भी यही निवेदन करते हैं कि आप अपने विधानसभा जब आपका सत्र चले तो आप उसे एक्ट के रूप में लागू करें। मदन जी, इसमें आपने लिखा हुआ है कि 3000 प्रोत्साहन पेंशन जो है किसानों को दी जाएगी, कहाँ से आएगा ये 3000 और कैसे दिए जाएंगे? देखिए, ये प्रश्न अपने आप में एक बहुत बड़ा भी है, और हम माने और सरकार करना चाहे तो बहुत छोटा भी है। जितने भी मेरे कर्मचारी, चाहे वो राज्य के हैं चाहे केंद्र के हैं, हर वर्ग बात करता है ओपीएस और पेंशन की, परंतु कर्मचारी साथ साथ ये भी कहता है कि यदि विधायकों की पेंशन बंद हो जाए तो कोई भी कर्मचारी पेंशन नहीं मांगेगा। और ये अगर इस प्रकार का
कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार करने में शुरुआत करती है तो हमारे पास कितने पैसा हमारे पास एकत्रित हो सकता है आप स्वयं जानते हैं। दूसरा, हमारे भारत में 8 से 9 लाख के लगभग वीआईपी लोग हैं और उन वीआईपी लोगों के ऊपर जितना खर्चा है वो हम आप सभी लोगों के टैक्स के पैसों का है। और बहन उन लोगों को हो रहा है, वो चाहे वो विदेश जा रहे हैं, चाहे वो कहीं भी घूमने जा रहे हैं, उनके ऊपर सिक्योरिटी खर्च हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर वीआईपी कल्चर बंद कर दिया जाए भारत में तो हमारा देश आज भी फिर से सोने की चिड़िया बन सकती है। और हमारे किसानों के लिए ये 3,000 रुपया देना बहुत बड़ी बात नहीं है। केंद्र के लिए यदि अपनी नीतियां सही ढंग से लागू करें तो मुझे नहीं लगता कि ये 3,000 रुपया ज्यादा उनके लिए संख्या होगी। जी, इसमें SC ST एक्ट जो है उसको संशोधन अमेंडमेंट की आपने बात किया, क्या कुछ अमेंडमेंट है और क्या कुछ चाहते हैं? देखो, जो इसका विरोध करेगा वो कभी भी भाईचारे की बात नहीं कर सकता। इसमें भाईचारे की बात यह है कि ना तो हम उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और संशोधन के लिए हमने सिर्फ इतना कहा है कि इसमें बिना जांच गिरफ्तारी ना हो और जो पैसा आप राज्य सरकार उसे जो शिकायतकर्ता को देती है उसे कोर्ट के निर्णय के बाद दें। क्योंकि बहुत सारे झूठे केस ऐसे होते हैं जो आपसी रंजिश जमीनी विवाद पे होते हैं और वो बिना बेवजह वो इसको SC ST एक्ट के रूप में उसको किया जाता है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसी भी वर्ग के साथ जातीय उसके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हम ये मानते हैं कि बहुत सारी जगह अगर गलत होता है तो सरकार उसका बहुत बढ़िया तरीके से दंड दे, क्योंकि वो जो चीज गलत है वो गलत, स्वर्ण संगठन उसे गलत ही मानेगा। देने की बात जो है वो आप लोग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि क्योंकि किसान जो है वो डिमांड नहीं करता कि हमें 3,000 रुपए दो, किसान की सिर्फ एक मांग है कि उन्हें जो बीज मिलते हैं समय पर मिले, उन्हें उनकी जो खेती है, जो जंगली जानवर है, जो आवारा पशु है, उन्हें कंट्रोल किया जाए, उनके लिए एक अलग से ऐसा प्रबंध किया जाए ताकि वो किसी पर निर्भर ना हो और ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर वो अपनी खेती को बेच सके और इनकम कमा सके, क्योंकि किसान कभी पैसों की डिमांड नहीं करता। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, मैं मानता हूं किसान कभी भी पैसों की डिमांड नहीं करता। मैं एक किसान परिवार से आता हूं और हमने ये खुद पीड़ित है हम लोग इस चीज़ से कि मैंने जिस फसल को लगाया है उसकी ना तो मुझे लागत मिली और मैं उसके दवाई और ओवरड्यू मेरे बन गए दुकानदार के प्रति। और उस वक्त मैं ये सोचूंगा कि मेरे घर में मेरे 6 महीने की मेरा कमाई का स्रोत क्या है, उसके अलावा मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालन पोषण करूंगा। तो हमारा इस 3,000 के माध्यम से ये कम से कम उसका घर का राशन तो आता रहेगा। अगर उसका वो सुसाइड भी नहीं करेगा, परंतु जब उसका सीजन अच्छी तरह से नहीं, उसकी फसल अच्छी तरह से नहीं होगी, प्राकृतिक आपदा कोई आती है, किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है, आपको रेट अच्छा नहीं मिला, कोई बहुत सारी चीजें हैं प्राकृतिक नेचर के साथ जो नहीं कई बार हो पाती या उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाते, तो उस कंडीशन में वो या तो आत्महत्या करता है क्योंकि उसके पास जिम्मेवारी वहन नहीं कर पाता। क्योंकि किसान अगर वो उसने बैंक से ऋण लिया है तो वो ऋण की किस्त EMI भी देनी है, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च, और उसने और हिमाचल प्रदेश और भारत में तो यहाँ पे आटे के ऊपर टैक्स है मैम, यहाँ पे टॉयलेट शौचालय जाने पे टैक्स है, यहाँ पे सिर्फ हवा और पैदल चलने पे टैक्स नहीं है, शिक्षा पे यहाँ पे टैक्स है जिसमें हम आप सभी की जरूरत है, आने वाली पीढ़ी की जरूरत है। हर गरीब सुबह घर से निकलता है तो खाना खा के निकलता है और हमारे उसी ही पे टैक्स लगाया गया है। परंतु कभी भी सरकारें उस पर मंथन नहीं करती कि 19 रुपए समर्थन मूल्य जो सरकार देती है उसके बाद यहाँ पे 38 और 40 रुपए किलो आटा बिकता है, तो जो बीच का पैसा हो वो कौन खा रहा है। दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि यहाँ पे जो नीतियां लागू होती है वो हवा में होती है। जमीन स्तर पे कोई भी नीति 70 साल से अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है, परंतु अनुसूचित जाति वर्ग के आज भी बहुत सारे लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। सिर्फ विशेष आप देखिएगा, बहुत सारे हमारे विधायक हैं जो 5-5, 6-6 बारी वो विधायक अनुसूचित जाति वर्ग से, क्यों? जब वो विधायक बन गए, वो अपने हर एक चीज से परिपूर्ण हो गए, उन्हें आरक्षण से बाहर आना चाहिए था। किसी ने बात नहीं की। कोई व्यक्ति ये बात नहीं करता कि मुझे एक बारी आरक्षण का लाभ मिले, अगली बारी दूसरे व्यक्ति को लाभ दिया जाए। एक व्यक्ति अगर डॉक्टर लगता है तो उसको डॉक्टर में उसको 10 बारी आरक्षण का लाभ दिया जाता है। क्यों? उसके परिवार या अन्य गांव के लोगों को भी तो लाभ मिलना चाहिए थे उसी की बराबरी। मैं और भी बात कहना चाहता हूं, हमारे सबसे ज्यादा अगर किसी अनुसूचित जाति वर्ग की आप बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा पीड़ित कोई व्यक्ति है वो हमारा रविदासी भाई और वाल्मीकि भाई। ये 2 जातियां ऐसी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है
और आप खुद जानते हैं, शहर की सफाई हो, गांव की सफाई हो, हर जगह ये सबसे ज्यादा तन मन धन से के साथ आगे आते हैं। परंतु आज इन्हीं लोगों के साथ सबसे ज्यादा प्रताड़ना हो रही है। अन्य वर्ग आरक्षण का लाभ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु आप स्वयं बताएं कि इनके परिवारों से कितने लोग नौकरी लगे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। जी, आपने किसानों की बात कही, कृषि उपकरणों की बात की जाए, बीज खाद की बात की जाए, उस पे जीएसटी लगा हुआ है। देश भर के किसान को लेके आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसमें राहत की उम्मीद थी, राहत नहीं मिली, किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने 3,000 रुपये देने की बात कही, जीएसटी हटाने के लिए भी आवाज बुलंद करेंगे? बिल्कुल, किसानों के हर एक शोषण पे हम लोग बात करेंगे। ये तो हमने शुरुआत की है, क्योंकि अभी किसी भी राज्य ने, किसी भी किसान आंदोलन हुआ, वहां पे भी किसी ने ये बात नहीं की कि सबसे पहले मेरा किसान अगर जीवित रहेगा ना, उसके बाद जीएसटी तो मैं बाद में भी हटा लूंगा। परंतु कोई अगर किसान आत्महत्या कर लेगा तो मैं उसको कैसे पूरा कर पाऊंगा, मैं उसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। जीएसटी हटाना बाद की बात, सबसे पहले तो उसके परिवार का पालन पोषण की जिम्मेवारी उठाना है और उसे सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों को तो पहले से 6,000 रुपये सम्मान राशि के तौर पर दी जा रही है। ईयरली मिल रहा है, ईयरली मिल रहा है सर। दूसरी बात ये कि आरक्षण का विरोध करते करते आपका ही संगठन दो फाड़ हो गया, क्या कारण है? देखिए, जिसने राजनीति करनी है वो राजनीति करे। हम गैर राजनीतिक रूप में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और आगे तक लड़ते रहेंगे। मुझे किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी, वो भी हमारा भाई है और वो राजनीति में गए हैं तो उन्हें बहुत बहुत बधाई, परंतु हम गैर राजनीतिक रूप में इस लड़ाई को लड़ेंगे। दूसरा, आपने जो बात की आरक्षण की या दूसरे मतलब स्वर्ण आयोग से अलग भटकने की, हमेशा हमारे महाराणा प्रताप जी थे, उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी है। तो जरूरी ये नहीं कि अगर हम लोग राजपूत हैं और स्वर्ण संगठन है तो सिर्फ हम स्वर्णों की आवाज बुलंद करें। हमें चाहिए कि हम लोग पूरे भारत के लोगों की आवाज एक करें, हर जाति को साथ लेके चले। जो ये छुआछूत की बात आती है, जो ये जातीय सांप्रदायिक की बात आती है, उसको खत्म करके आओ मिलकर एक हो जाए, तब जाके हम अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। ना कि हर एक जाति को अलग अलग जातियों में बांट के कि आप राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप अलग अलग रहिए। हमें अगर भारत का निर्माण करने की बात है या केंद्र तक अपना संदेश पहुंचाने की बात है, हमें हर जाति वर्ग को एक होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल नहीं चाहते कि हम लोग कभी एक हो, वो चाहते हैं कि हर जाति वर्ग अलग अलग बटा रहे, क्योंकि वो कभी भी उनकी योजना, उनके पैसे, उनके व्यय के ऊपर बात नहीं करेगा। और राजनीतिक दल ये भी भली भांति जानते हैं कि जिस दिन ये सारी जातियां इकट्ठी हो गई, उस दिन राजनीति में आने से पहले नेता 100 बारी सोचेगा कि मैं उस राजनीति में जाऊं जहां पे मेरी जवाबदेही फिक्स हो जाएगी। मदन जी, आपको नहीं लगता कि जब से आप दो तरफ हुए हैं, मतलब आप और दीपक चौहान जी और उर्मित सिंह, कहीं ना कहीं लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? क्योंकि जितना समर्थन आपको मिला था उतना शायद अब दोनों को ही नहीं मिल रहा है। जितना समर्थन शुरुआत में या जब विधानसभा तपोवन में घेराव हुआ था, उतना समर्थन। मैं मानता हूं मिलन जी कि जब कोई घर ढह जाता है तो उसको नए सिरे से बनाने में कितना परिश्रम लगता है। परंतु मेरी उम्मीद है, क्योंकि मैं आज अगर इस लड़ाई की बात कर रहा हूं, मेरा संगठन इस लड़ाई की बात कर रहा है, तो मैं अपने बच्चे के प्रति अपनी जवाबदेही के रूप में इस कार्य को कर रहा हूं कि कल को आने वाले समय में 18 वर्ष की आयु में जब मेरा बेटा मुझसे ये पूछे कि आपने जब आंदोलन किया था तो क्या जरूरत थी आपको राजनीति में जाने की, तो मेरा काम है कि हम राजनीति में ना जाके आर्थिक आधार पे आरक्षण और ये सभी चीजें जो हमारी डिमांडें हैं, क्या गैर राजनीतिक रूप में नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति चाहिए और हम लोग पूर्ण रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये मेरा मानना है। और हम लोगों की पूरी स्वर्ण संगठन वचनबद्ध है कि वो गैर राजनीतिक रूप में इस लड़ाई को लड़ेगा, चाहे जितना भी समय लगेगा। हम पूरी तरह से कभी भी किसी भी राजनीतिक पटल पे हम लोग देवभूमि स्वर्ण संगठन नहीं जाएगा। सर, इसी मंच पे इससे पहले भी जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपके साथियों ने कहा था कि हम राजनीति को लेकर जो है इस मुद्दे को नहीं उठा रहे, मगर आने वाले समय में जैसा कि आपको ज्ञात है राजनीति में चले गए। हो सकता है कि आने वाले समय आपका भी ऐसा होगा कि अगर आपको वहां समर्थन मिलता है तो आप भी राजनीति में जाएंगे? नहीं, हमारे लिए राजनीति में जाना आत्मदाह के बराबर है। मैं सिर्फ अपने बच्चों के अधिकार के प्रति इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि भारत और हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का है, चाहे किसी भी वर्ग का है, वो सभी लोग अपने बच्चे के प्रति इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में, इस आंदोलन में साथ चलने के लिए साथ चले। इसमें कहीं भी राजनीति ना तो पहले थी,
स्वर्ण संगठन के रूप में ना आने वाले समय में आपको दिखेगी। आप हमारा परिश्रम देखिएगा। हम इसीलिए, क्योंकि अगर राजनीति में जाना होता तो 22 दिन की पैदल यात्रा, रात रात को जिस वक्त आप सभी लोग घरों में सोए होंगे उस वक्त हम मशाल पकड़ के अगर रास्ते पे चल रहे होंगे या सड़कों पे चल रहे होंगे तो अपने आप में बहुत बड़ी पीड़ादायक वो यात्रा रहने वाली है। तो हम ऐसा काम ना करते, हम अपने लिए राजनीति तलाश कर देते। परंतु ये पूरा आंदोलन हमारे बच्चों के ऊपर न्यौछावर है। तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों के अभी भी क्वेश्चन होंगे कि राजनीति के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये बात को पूर्ण रूप से बता देता हूं कि देवभूमि स्वर्ण संगठन का कोई भी लक्ष्य राजनीति का नहीं है। हम गैर राजनीतिक रूप में इस लड़ाई को लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी जीत नहीं हो पाती।